हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtr.com। आज के इस लेक्चर में जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सेल्फ स्टडी कैसे पॉसिबल है, तो हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12th पास आउट हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, प्रिपेयर करना चाह रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए। कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा होगा, कोई बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा होगा, मतलब स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट से होंगे आप तो पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा हो, कोई एसएससी, कोई बैंक या विभिन्न गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा होगा, जैसा भी सपना आप लोगों ने देखा। बेसिकली मैं बिहार से हूँ और बिहार के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो तबका है बिहारी स्टूडेंट का, बिहार यूपी के स्टूडेंट का, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। कारण क्या है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का? कि हमारे स्कूल में ना सिर्फ पढ़ाया गया, दैट मीन कि नॉलेज दी गई है। नॉलेज किस चीज की? सब्जेक्ट नॉलेज, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीजों की नॉलेज दी गई है। हमें लगता है कि इन सब नॉलेज का हम यूज सिर्फ कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा को पास करने के लिए। और जब गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा पास करके हमारे ऊपर अगर सरकारी नौकर का टैग लगता है, यानी सरकारी नौकरी का टैग लगता है, तभी हम माने जाएंगे कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारा पढ़ाई जो है सफल हो। कारण क्या है ना, गलती हमारे स्कूलिंग सिस्टम की। अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में अगर हमारे स्कूलिंग सिस्टम में स्किल बेस्ड पढ़ाई होती ना, कि जहाँ पे हमें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता, जहाँ पे हमें बताया जाता कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी को कैसे हम डेवलप कर सके, टेक्नोलॉजी को कैसे सीख सके। आज भी टेक्नोलॉजी हमारे बेसिक एजुकेशन से, खास करके बिहार के छोटे स्कूलों की बात करें और सरकारी स्कूलों की बात करें, टेक्नोलॉजी की नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडीज जो है अभी भी पीछे है, स्किल बेस्ड स्टडी पीछे है। हालांकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे कि कौशल विकास योजना हो गया, कौशल विकास योजना है, और बहुत सारे प्रधानमंत्री कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट की चीजें आ रही है। लेकिन अभी भी जिस तबके पे ये चीजें पहुंचनी चाहिए ना, जिस तबके तक पहुंचनी चाहिए, जैसे स्किल इंडिया का आपके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। मैं एक स्किल इंडिया पोर्टल पे सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग स्किल्स सिखाता हूँ फिलहाल अपने टाइम वेस्ट के हिसाब से। तो क्या होता है ना कि स्किल बेस्ड कोर्सेज हमारे स्कूलिंग में नहीं। हम क्या करते हैं, जब स्कूल पास आउट होते हैं उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे भी यानी कि ये स्किल सीखने के बाद भी हमारा ये टारगेट होता है कि हमें एक नौकरी मिले। अभी भी हम, हमारी मेंटेलिटी में, हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी में, इवन हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अभी बहुत दूर दूर तक, उद्यमिता जो है वो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। खास करके बात करें बिजनेस, लड़के तब करते हैं जब हार जाते हैं, इन सब चीजों से हार जाते हैं, तब वो बिजनेस के साइड आते हैं। बाकी इंडिया के हिसाब से, इंडिया के अगर कंपटीशन में हम देखें, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उन सारे कैपिटलिस्ट कंट्री का देखें तो पहला प्राइमरी यही होता है कि हम बिजनेस करें, है ना। तो खैर इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी पे। अच्छी बात है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो सरकारी महकमे में भी आए, ताकि एक अच्छा योगदान मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया की डेवलपमेंट इस बात से निर्भर करती है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है ना। गवर्नमेंट के काम करने के तौर तरीके पे देश का, समाज का, राज्य का डेवलपमेंट निर्भर करता है। उस डेवलपमेंट का पार्ट बनने के लिए हमें गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। देखो सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो पाता, अगर हम देखें कि सेल्फ स्टडी करना क्यों चाहता है बच्चा। ठीक है। अभी जो 12th पास आउट बच्चे आए होंगे ना, नए 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 जोश वाले, वो दिल्ली जाना चाह रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, आप कह सकते हो पटना जाए, पटना जाकर रहे जो बिहार के बच्चे हैं, इलाहाबाद जाए यूपी के बच्चे, है ना। अलग अलग जगहों पे जाए, राजस्थान से हैं तो वो जयपुर जाए, और ऐसे ऐसे सिटीज में जाए जो उनके स्टेट की जो मेट्रो सिटीज है ना, और जो बड़ी शहर है जहाँ पे हब है कोचिंग का, हम वहां पे जाए, और वहां पे जाकर के अपने अपनी तैयारी को शुरू करें, है ना। तो देखो क्या है ना कि कुछ तबका है जो यहाँ तक पहुंच पाता है, कुछ ऐसे तबके हैं, और बहुत बड़ा एक तबका है जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, है ना। वो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का दैट मीन कि उनके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो एक बेटर एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जाना पड़ेगा बड़े शहर में। तो बड़े शहर जाना हमारे लिए इसलिए भी मतलब दो इशूज, जो मेजर इशूज मैंने भी फेस किया और मुझे लगता है कि पहला इशू ही आता है वो, कि फाइनेंशियल इशू। क्योंकि अमूमन अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो अभी हमने देखा था दिल्ली में जो भी कांड हुआ था, 3 बच्चों की जो डेथ हुई थी प्लेसमेंट में, तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल के आई कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो एटलीस्ट रहने खाने का 25,000 चाहिए। अगर हम मतलब नर्क वाले जीवन जीने के लिए भी 25,000 चाहिए, वो महीने का पर मंथ चाहिए। और इंडिया की अगर हम देखें तो बिहार यूपी में ऐसी फैमिलीज हैं जिनका पूरा फैमिली इनकम भी 25,000 नहीं है।
मैं भी कभी उन्हीं कैटेगरी में आया करता था कि हमारी पूरी फैमिली इनकम 25,000 नहीं हुआ करती थी कि हम दिल्ली जैसे शहर में चले जाए, है ना? तो जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पाते वो पटना आकर के लटक जाते हैं, ठीक है? बड़े शहरों में आकर के तैयारी करने का ना एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि आप आते तो तैयारी करने के लिए, ठीक है? संघर्ष आपको करना था तैयारी के लिए, यानी पढ़ाई पे संघर्ष करना था, और आप संघर्ष करने लग जाते हो इसके अलावा बहुत सारी चीजों में। बहुत सारी संघर्ष अभी दिखी है न्यूज में, आपने देखा होगा। मकान मालिक का संघर्ष, रेंट का संघर्ष, अ, अच्छी फूडिंग नहीं होती है, अच्छी लॉजिंग नहीं होती है, उसकी संघर्ष होती है। अच्छी फूडिंग नहीं होती है, मेडिकल कंडीशन जो है वो डगमगा जाती है, टाइफाइड होते हैं बच्चे अगर दिल्ली वगैरह जाते हैं। मैं जब पहली बार दिल्ली गया था तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ था टाइफाइड से, है ना? टाइफाइड, जॉन्डिस, इन सब से सामना होता है। तो खैर ये बात है, लेकिन वो बच्चे जो यहाँ पहुंच ही नहीं पाए फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, वैसे बच्चों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फैमिली इश्यूज की वजह से भी नहीं जा पाते हैं, जैसे बिहार के बहुत रिमोट इलाके में बच्चे हैं। मान लो एक, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं दियारा क्षेत्र से हूँ। अगर मैं दियारा क्षेत्र की बात करूँ, दियारा क्षेत्र होता क्या है तो देखो मैं बताता हूँ। एक शहर होता है, मतलब एक स्टेट है बिहार, ठीक है? स्टेट के अंदर एक सिटी होता है, एक जिला होता है। जिला है मेरा लखीसराय, मान लो, ठीक है? लखीसराय जिला है, और लखीसराय जिले के अंदर फिर कुछ गांव आते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, ग्रामीण परिवेश जिला है तो गांव आते हैं। अब ये कुछ ऐसे गांव है ना जो, जैसे ये शहर हो गया, ये मान लो सिटी हो गया, सिटी से कनेक्टेड गांव है। अब इस गांव से कनेक्टेड कुछ गांव है, फिर इंटीरियर में जाओ और इंटीरियर जाओ, गंगा किनारे कुछ गांव बसे होते हैं जहाँ पे शहर की कनेक्टिविटी बहुत दूर दूर, मतलब बहुत दूर होती है शहर की कनेक्टिविटी। अब खैर सड़कें वगैरह बन गई है तो इजीली एक्सेसिबल हो गया है, हमें शहरी चीजों से जुड़ाव ज्यादा हो गया है। बट ये गंगा किनारे वाले गांव है, वैसे गांव जो कि देख सकते हो कि जो बाढ़ वाला इलाका आता है ना, बाढ़ का टाइम आता है तो मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, बरसात के बरसात के टाइम पे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम ये इलाके में डूबे होते हैं, हमारे घर हमारे गांव डूबे होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहते हैं। मतलब, और दियारा से भी बहुत अंदर इंटीरियर जाता है ना तब उसको टाल क्षेत्र कहते हैं। आप बिहार ज्योग्राफी में जो है ना पढ़ोगे इन सब चीजों को, टाल क्षेत्र, मोकामा वाला, जो बिहार के जो बच्चे होंगे रिलेट कर पा रहे होंगे, मोकामा वाला जो क्षेत्र है, वो टाल क्षेत्र है। हमारे जिला में बढ़िया का क्षेत्र है, एक जगह है जहाँ पे माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, वो टाल क्षेत्र में आता है। तो वहां पे टाल क्षेत्र और ये दियारा क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के तो फिर भी जो अच्छे फैमिली से हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, वो निकल जाते हैं बाहर, पटना तक चले जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो गर्ल्स होती है ना, उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये फैमिली के बैरियर को, इस सोसाइटी के बैरियर को तोड़ के बाहर निकलना। अभी कुछ दिन पहले पहले ना मैंने पता नहीं सर lollandtop.com का एक वो देखा था, रिपोर्ट देखा था कि पटना के वो इस कोचिंग में गया था, और पटना के उस कोचिंग शायद रोशन सर का ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर था, जहाँ बच्चे ना दरोगा की तैयारी कर रही थी। बच्ची एक थी दरोगा की तैयारी कर रही थी, और मुझे हूबहू याद है कि वो शेखपुरा जिले से, शेखपुरा जिला इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो मेरे जिले से, लखीसराय जिले से का पड़ोस जिला है ना? तो दरोगा की तैयारी कर रही थी, और वो बच्ची कह रही थी कि हमारे गांव में ना उनको लेकर के बहुत ज्यादा र्यूमर चलता है, बच्ची को लेकर के, बच्ची भाग गई है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी, क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा बने रहने के लिए ना हमें इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, कि इनके अगेंस्ट जाने का मतलब है इज्जत, मतलब वो जो सम्मान है ना, वो ऑर्थोडॉक्स को तोड़ के निकलने का मतलब है, कि ये रूढ़िवादी सोच को तोड़ के निकलने का मतलब है कि हम सोसाइटी के खिलाफ गए और हमारी नाक कट गई, है ना? नाक बहुत बड़ी होती है। तो खैर ये बात की बात है, फैमिली इश्यूज यहीं पे होती है कि बच्चे निकल नहीं पाते हैं, ठीक है? दूर नहीं भेज पाते हैं पेरेंट्स। और चलो मैं मान के भी चलता हूँ कि वहां पे अभी मैंने बताया ना कि टाइफाइड से का सामना होता है और बहुत सारी चीजों का सामना होता है। पर्सनल लेवल पे मैं बता दूं कि मैं भी एक यंग हूँ, और था भी अभी कुछ दिन पहले, मैं तैयारी कर ही रहा था कुछ सालों पहले इन्हीं कुछ शहरों में। वहां आकर के ना बच्चों में भटकाव सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चे भटकाव में जाते हैं ना चाहते हुए। उम्र है ना? उम्र है, आपके पास भी टेस्टोस्टेरोन है, वो उसको अपनी जरूरतें एक एज पे आने के बाद वो मांगेगा ही। मैं खुल के बात करता हूँ बच्चों से, है ना, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ उन चीजों को। मैं यंग हूँ, मैं मतलब उस सोच का नहीं हूँ कि बहुत दबा के मैं बात करूँ किसी चीज को, संक्षिप्त में बात करूँ। मैं डिटेल में बात करता हूँ और खुल के बात करता हूँ, क्योंकि जो है सो है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर मेडिकल फंडामेंटल, राइट? तो वो उनकी एक डिमांड होती है, हमारे हार्मोन्स की डिमांड होती है, तो वो सेम एज होता है। अब एज एक ऐसा है ना, ये 15-16 साल से लेकर के ये 25 साल का जो एज है ना, इस एज में ना आपको सबसे पहले अपनी करियर भी बिल्ड करनी है, और यही एक एज है जहाँ पे हार्मोन्स भी आपके पीक पे होंगे, है ना? और इन दोनों को हमें बैलेंस करना होगा, इन दोनों को बैलेंस करना होगा।
यहीं पे बैलेंस करने के लिए क्या हार्मोन पीक पे है, मतलब बच्चे लवेरिया के चक्कर में पड़ते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं, और करियर भी उसी समय बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये दोनों डिसबैलेंस होते हैं, और मैक्सिमम बच्चों का डिसबैलेंस होता है। विडंबना ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी का ये डिसबैलेंस होता है, ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ना ये सही हो पाता ना ये सही। इन पे ज्यादा टाइम देने के चक्कर में करियर चौपट हो जाता है, करियर चौपट हो गया तो ये फिर एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, अभी ब्रेकअप पैचअप ये सारी चीजें, खैर वो बात की बात हुई, एक सेपरेट टॉपिक है। ये भटकाव में भी तुम पढ़ते हो, खैर पढ़ते तो तुम गांव में भी पढ़ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है ना कि छूटा सांड हो जाते हो, कोई देखने वाला नहीं है, राइट। तो ये सारे इश्यूज थे जिस वजह से बच्चे चाहते हैं सेल्फ स्टडी करें, है ना, सेल्फ स्टडी की तरफ जाते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी, मेरा एक मुहिम है जॉब तैयारी .com पे कि मैं बच्चों को सेल्फ स्टडी इम्पावर्ड करूँ, इतना इम्पावर्ड कर दूं कि तुम घर पे बैठ के, पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात करता हूँ, घर पे बैठ करके खुद से तुम तैयारी करके किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हो। क्योंकि मैं ना पिछले 5 साल से एजुकेशन सेक्टर में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में काम करने के बाद ना मुझे ये अंदाजा हो गया है, इतना अंदाजा हो गया, और खास करके मेरा ये बात था कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूँ, है ना, मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूँ यूपीएससी का, और साथ में मैं इसी सेक्टर में मेरी जॉब भी रही है। तो मैंने ना वो रियल फेस किया है, मतलब एक कह सकते हो ग्राउंड लेवल पे फेस किया है कि बच्चे का सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो पाता है ना, बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्या कोचिंग जरूरी है। तो ये मिथ ना मुझे बहुत 2-3 सालों के अनुभव के बाद ये समझ में आया कि कोचिंग कतई जरूरी नहीं है। कोचिंग क्या करती है आगे हम बताते हैं, ठीक है। कोचिंग गलत नहीं है, लेकिन कोचिंग जरूरी भी नहीं है। आप चाहो तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, कोचिंग के भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं और सेल्फ स्टडी वाले भी हो रहे हैं, है ना। तो कोचिंग ऐसा नहीं कि गलत होती है, कोई कोचिंग अच्छी चीजें होती हैं, आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक अच्छे जगह पे ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई मिल जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्यों कोचिंग लोग जो है वो ह्यूज मनी, एक बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर आप दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करने जाओ ना, तो लगभग 3 लाख तो आपको कोचिंग में ही देना पड़ेगा। लगभग 2 लाख आप दोगे सिर्फ जीएस पढ़ने का, फिर आप दोगे 60,000 के लगभग ऑप्शनल का, 25,000 से 30,000 के लगभग एवरेज मान के चलो आप दोगे सी सेट का, ठीक है। साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीटी में की टेस्ट सीरीज लोगे, मेंस की टेस्ट सीरीज लोगे, 3 लाख प्लस जाता है, इससे कम नहीं आएगा, 3 लाख प्लस जाता है, प्लस बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी लोगे, है ना। तो इसमें क्या है ना, 3 लाख प्लस जाएगा। कोचिंग क्यों इतना चार्ज करती है कोचिंग, तो देखो कोचिंग इसलिए चार्ज करती है ना कि कोचिंग में इन सारे चीजों को मैनेज करने के लिए टीम होती है। टीम अगर हम देखें तो फैकल्टी की टीम होती है, मैनेजमेंट की टीम होती है, कोचिंग के ऑपरेशन अच्छे से चले उसकी टीम होती है ना, कोचिंग की अपनी बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है, कोचिंग की अपनी क्वांटम टीम होती है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और यहाँ पे ना इन सबको एक ह्यूज सैलरी देनी पड़ती है ना, सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि कोई यहाँ पे फैकल्टी हो या मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में हो, बिजनेस डेवलपमेंट कंटेंट में हो, कोचिंग क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली में तो सारे लोग मिलेंगे नहीं, यहीं जहां से तुम पढ़ने जा रहे हो ना बिहार से, यहीं से इन कोचिंग में काम करने भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी सैलरी अच्छा खासा चार्ज करते हैं और इस कोचिंग उसको पे भी करते हैं, ठीक है। तो कोचिंग ये हो गया, ये आपके पॉकेट से निकला वो पैसा है, सही बात है। दूसरा कंटेंट को लेकर के भी इनको, जो आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है कोचिंग वाले, उसका भी एक चार्ज होता है, वो भी फ्री में नहीं बनता, उनके भी पैसे लगते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कोचिंग गलत नहीं होता है, मैं बस बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन में कि आपको समझ में आए कि चीजें कोचिंग क्यों इतना मनी चाहिए। साथ में जो सबसे बड़ा अमाउंट जाता है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जाता है। एक कोचिंग बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, अगर दिल्ली के किसी भी कोचिंग में जाओ, वेल मैनेज डिजिटल क्लास होती है, वेल मैनेज डिजिटल क्लास होती है आपकी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। खैर, इसके लिए दिल्ली का कोचिंग तो बदनाम हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन फिर भी वो चकाचौंध वाली तो क्लासरूम्स होती ही हैं, ताकि आप एडमिशन वो सब दे करके ले सको, चकाचौंध और बड़ी बड़ी लाइटें वाली, भले क्लास बेसमेंट में चल रही हो, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज करते हैं। साथ से साथ बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो बिजनेस मशीन भी है, बिजनेस मशीन दैट मीन कि उनका प्रॉफिट करना ही, ह्यूज प्रॉफिट करना ही सबसे बड़ा मकसद होता है। इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं और एक अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं। प्रॉफिट मार्जिन के बाद आपको पड़ता है वो कॉस्ट जो फी आप पे करते हो कोचिंग सेंटर को, ठीक है। तो देखो, क्या ये सब चीजें, जितनों ये सब चीजें जो भी है, क्या हम सेल्फ स्टडी मेथड से नहीं कर सकते, है ना। तो सेल्फ स्टडी से मेथड
से कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। ये सब आपके लिए अच्छी चीजें हैं अगर आप अफोर्डेबल आप हो तो। लेकिन मेरा क्या है ना, मेरा मुहिम है कि मैं उन सब बच्चों को एम्पावर कर सकूं जो इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों कैटेगरी के बच्चे, फाइनेंशियल इश्यूज वाले बच्चे, जो फैमिली इश्यूज वाली लड़कियां हैं, बच्चे हैं जो नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, है ना, उन सब बच्चों की हेल्प कर सकूं। हाउ इट्स पॉसिबल? देखो, अब मैं एक बात बताऊं, सेल्फ स्टडी से ना अगर मैं कंपेयर करूं कोचिंग के रिजल्ट्स में और सेल्फ स्टडी के रिजल्ट में, तो प्रोबेबिलिटी दोनों में से कहाँ पे सबसे ज्यादा है आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का? तो मैं अगर बोलूं कि आपका 60% प्रोबेबिलिटी है ना कोचिंग सेंटर से रिजल्ट लाने का, तो आपका 90% प्रोबेबिलिटी हो जाता है सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो। ठीक है, कोई भी, अब जब सिलेक्शन की बात करें तो कोई भी एक्स बच्चा किसी भी वाई कोचिंग से अगर रिजल्ट ला सकता है तो वो किसी जेड कोचिंग से भी रिजल्ट ला सकता है। ये मेरा टैगलाइन है क्योंकि मैंने देखा है वो बच्चा किसी भी कोचिंग से रिजल्ट ला सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे पे निर्भर करता है, कोचिंग सेंटर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कोचिंग सेंटर, हाँ, कुछ कोचिंग सेंटर की होती है जो एड ऑन फैसिलिटीज होती है जो हेल्प करती है बच्चों को एक अच्छा मार्क्स लाने में, बट डिपेंड नहीं करता है। मतलब दोनों एक तरीके से कह सकते हो कि एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में, म्यूचुअलिज्म में फंसे हैं ये दोनों। सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। अब ये पॉसिबल कैसे सेल्फ स्टडी से करना? तो पहला चीज जो आपको चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस। अब गाइड कौन करेगा भैया? क्योंकि हम सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, फ्री में कौन गाइड करने आ रहा है? ठीक है, तो बच्चा जाता है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब भी एक प्रकार का बिजनेस हो गया है व्यूज का, है ना। चिपनी चुपनी बातें कर देंगे, आपको मोटिवेशन की घुट्टी दे देंगे, आपको मोटिवेशन का चरस सुंघा देंगे। अब आप एक नशे में आ जाओगे कि हम तो करेंगे ही करेंगे। फिर पढ़ाई तो आपसे नहीं होगा, लेकिन रील्स और शॉर्ट्स आप देख लोगे, है ना। आप ही का रील्स और शॉर्ट्स देखने का, यानी कि इसी का नतीजा है कि आप आज ऐसे ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं जो एकदम डिजर्विंग नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को आप फेमस कर, क्योंकि ये फेमस कैसे हो रहा है? क्योंकि आप खाली बैठे हो, है ना, इस मोटिवेशन के नशे में चूर हो। ठीक है, और जा करके इनको फेमस कर दे रहे हो। तो एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता। अब गाइडेंस ना दो तरीके की होती है। मैं अगर बात करूं गाइडेंस की, तो गाइडेंस दो तरीके की होती है। पहला गाइडेंस होता है कि आप जनरल गाइडेंस। जनरल गाइडेंस कोई भी दे देगा, आप यूट्यूब पे किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, वो जनरल गाइडेंस है। ठीक है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। एक होता है पर्सनलाइज गाइडेंस। ठीक है, पर्सनलाइज गाइडेंस क्या होता है कि आप राम हो, कोई श्याम है, कोई अब्दुल है, ये तीन बच्चे हैं। ठीक है, अब तीन बच्चे हैं। राम पढ़ने में अच्छा है, उसकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो जो रीडिंग करता है वो उसको याद अच्छे से रहता है। राम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो उसको याद रहता है लंबे समय तक। श्याम एक ऐसा बच्चा है जो मीडियोकर है ना, मीडियोकर है। वो पढ़ता है किसी चीजों को दो तीन बार उसे पढ़नी पड़ती है, और पढ़ने में उसको मन भी थोड़ा उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो पढ़ने में। तीसरा अब्दुल है, जिसको एकदम मन नहीं है, एकदम कह सकते हैं कि अब जो हमारे क्लास में कहते हैं ना पढ़ने में भोंदू बच्चा, वो है हमारा अब्दुल। तो अब यह अब्दुल जो है ये पढ़ने में, सॉरी मैंने नाम प्लीज इसको धर्मराइज पे ना ले, क्योंकि मैंने नाम इसलिए रखा है ना क्योंकि थोड़ा सा सारे बच्चों को मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो अब्दुल है, अब्दुल को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन इसको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। एक एक फंडा ये हो गया। दूसरा फंडा है कि हो सकता है राम का हिस्ट्री बहुत अच्छा हो, पॉलिटी वीक हो। श्याम का पॉलिटी अच्छा हो, इकोनॉमिक्स वीक हो। अब्दुल का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैथ्स वीक हो, है ना। तो ये जो चीजें है ना कि एक स्पेशलाइज्ड गाइडेंस से हमें पता चलता है कि किस बच्चे पे कौन सा सब्जेक्ट में हम ध्यान दें, है ना। जैसे इसका मैथ्स वीक है तो हम इसके मैथ्स पे ध्यान दें, इसका इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, इसका पॉलिटी वीक है तो इसके पॉलिटी पे ध्यान दें। इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। जब हम पर्सनलाइज तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, पहला ये इशू हो गया कि इसकी लैक है, ये नहीं है हमारे पास, है ना, ये नहीं है, इस वजह से ही इशू जाते हैं कि आपको जो है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है ना, इस घुट्टी को पीने के लिए। दूसरा मैं दिखाता हूँ, और ये वीडियो के लास्ट में ना मैं एक बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। एक चीज ध्यान से देखना, क्यों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है ना। हजारों बच्चों पे मैंने ये चीजें एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, फर्स्ट मूव, अब बच्चों को पता नहीं होता कि पहले क्या शुरू करें, शुरुआत कैसे करें, शुरुआत नहीं पता होता है ना। जब शुरुआत नहीं पता होगा बच्चों को तो वो क्या करेंगे, वो गलतियां करेंगे। वो गलतियां करने के साथ साथ डाइवर्जन उनमें बहुत होगा, वो डाइवर्ट बहुत तगड़े लेवल से होंगे। आज सुबह उठा उनको आईएएस बनना था, शाम को उनको, शाम होते तो उनको बीपीएससी करना है,
फिर रात होते होते उनको डांसर बनना है। ये डाइवर्जन बहुत होगा, क्योंकि शुरुआत आपको नहीं पता है। जब आप शुरुआत करते हो और शुरुआत करने के बाद कंसिस्टेंसी आपके साथ मिल जाती है ना, तब ये कंसिस्टेंसी मिलके सक्सेस में इसको तब्दील करती है। ठीक है, अब इसका रोड मैप कैसा होना चाहिए, अब बात करते हैं मेन जो सीक्रेट पे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई कि कैसे हम लोग इसको सफल बना पाएंगे। तो देखो मेरे चैनल पे ना लगभग 48-49 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे फेमस नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैसे बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभाव है उनके पास। वही अभाव जो शुरुआत में हमने दो अभाव बताए थे, एक फाइनेंशियल इशू, दूसरा फैमिली इशू, है ना, जो बाहर जा करके लाखों रुपया नहीं दे सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए मुझे काम करना है। मुझे यूट्यूब पे नहीं वो फेमस होना है। साथ ही साथ दूसरा चीज ये भी है कि अभी नया नया है, हमने शुरुआत किया है ये मुहिम को, कि हम ना बच्चों को सेल्फ स्टडी इंपावर करें, सेल्फ स्टडी में इंपावर करें। सेल्फ स्टडी में इंपावर करने के लिए उन्हें एक प्रॉपर वही जो पर्सनलाइज गाइडेंस है वो दें। स्टार्टिंग में फर्स्ट मूव कैसा होना चाहिए वो प्रोवाइड करें। एक हर एक बच्चे को उनके पर्सनलाइज गाइडेंस के हिसाब से, उनके शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से उनको एक रोड मैप बना के दें, यानी कि एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करें। और ये मेंटरशिप कितने में, तो देखो इसके लिए हम चार्ज करने वाले हैं लाखों रुपया कभी नहीं। ठीक है, ये हम फ्री में देने वाले हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, तब हमें एक मनोबल मिलेगा कि इस मुहिम को और आगे लेके जाओ। और फ्री में लाने का कारण ये है कि मेरा तो मकसद ये है ना कि वैसे बच्चों को हेल्प करना जो फाइनेंशियली वीक है। क्योंकि मेरे लाइफ में कितना जाता है, मेरे लाइफ में अगर देखूं दिन भर में, मेरा ये वीडियो मैंने जैसे आज बनाया आपको गाइड करने के लिए, वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, बस स्टार्ट किया एंड किया आधा घंटा 30 मिनट। तो अगर मैं अपने लाइफ का 30 मिनट और 40 मिनट दे करके अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे नेटवर्क में जुड़े हुए जितने लोग हैं, यानी कि जो मेरा 4-5 सालों की मेहनत में जो हमने इस इंडस्ट्री में दिया, उसमें एक नेटवर्क जो मैंने बनाया है, वो जो लोग जुड़े हैं, अगर उन लोगों को अपने साथ जोड़े जो वैसे बच्चों को हेल्प कर सके जो रियल में फाइनेंशियली वीक है, और जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, बड़े शहर में नहीं जा पाते, सेल्फ स्टडी में एम्पावर्ड अगर मैं कर सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, है ना। कि अगर सरकारी विभाग में, बहुत सारे सरकारी विभाग में अगर मेरे बच्चे बैठे होंगे, मेरे गाइड किए हुए, मैं मेंटर किए हुए बच्चे अगर बैठे होंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं बस जस्ट सेक ऑफ हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। हाई प्रोफेशन में जो हूँ वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा मेरा चल रहा है सब कुछ, जॉब वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा स्किल्ड पर्सन हूँ अपने उस सेगमेंट में जो मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जा करके यहाँ कमाऊँ या ऐसा करूँ। बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं फेमस होने के, है ना। मोटिवेशन का ज्ञान अगर देता मैं बहुत फेमस हो जाता अभी, है ना। लेकिन मुझे पता है कि मोटिवेशन इज अ ड्रग, ये ड्रग की तरह है, नशा। रात को नशा चढ़ेगा, सुबह तक ये उतर जाएगा, फिर सुबह तुम नॉर्मल लाइफ में वही जीवन में आ जाओगे, है ना। तो मोटिवेशन देता, चिपनी चुपड़ी लाइनें बताता, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाता, रील बनाता, ज़्यादा थोड़ा कंसिस्टेंट आता, 6 महीने में मैं बहुत अच्छा फेमस हो सकता था। तो मुझे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं, मेरी जो स्किल है वो इसी में, मार्केटिंग वाली स्किल भी है थोड़ी बहुत। डिजिटल मार्केटिंग में मैं एक्सपर्ट अपने आप को क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन हूँ थोड़ा बहुत। तो डिजिटल मार्केटिंग में उतना हूँ कि मैं अपने किस नीश पे मुझे काम करना चाहिए, जो कि मैं एक अच्छा एल्गोरिदम पा सकूँ और एक अच्छा फेमस हो सकूँ। तो ये सब चीज़ें खैर छोड़ो, ये तुम्हारी बात की नहीं है। तो मेरा ये मकसद है कि मैं एक रोड मैप दे सकूँ। अब एक रोड मैप में आज मैं जो दे के जाऊंगा रामबान, कि अगर तुम तैयारी करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, तो देख लो मेरी बात मानो, सेल्फ स्टडी मेथड से बिल्कुल बिल्कुल भी पॉसिबल है, बहुत मतलब अच्छे ढंग से संभव है कि आप सेल्फ स्टडी में करें। बस क्या चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। बच्चा ना क्यों दिल्ली जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो माहौल ढूंढने दिल्ली जाते हैं, है ना। ये माहौल जो है ना, ये माहौल माहौल ढूंढने दिल्ली जाते हैं, और यही माहौल के चक्कर में वो 3-3 4-4 लाख दे के आते हैं सिर्फ कोचिंग में, और लगभग 8 से 10 लाख रुपया वो खर्च करके आते हैं 4 से 5 साल की तैयारी में, 4 इयर्स की तैयारी में। और ये 5 साल की तैयारी में आप बन के क्या आते हो लौट के, या तो आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि सक्सेस का रेट कितना है, 1%, है ना। तो 100 बच्चे जा रहे हैं तो एक बच्चा ही सेलेक्ट होगा, 99 बच्चा वापस घर आएगा, ये सच्चाई है ना। ये रियलिटी, इससे नहीं भाग सकते हैं हम पीछे। आप एक बच्चा हो ये भी नहीं मान सकते हैं, चाहे आप घर पे बैठ के तैयारी करो, चाहे 10 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, वही एक बच्चा में आप आओगे, आ सकते हो। अदरवाइज 99 बच्चे की तरह आप वापस घर आओगे, वापस घर आके क्या होगे, एक बेरोजगारी का हिस्सा बनोगे, हाँ। सरकार को गालियां दोगे, फिर बिजनेस करोगे, फिर वो स्किल देखने जाओगे। इस बहुत सारी चीजें हैं यार, हम बात कर सकते हैं इस पे एक सेपरेट चीजों पे, एक बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स है, एक बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स हम कह सकते हैं ये, बेरोजगारी पे बात करना, इन सब चीजों पे बात करना।
ये वीडियो का मकसद फिर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बताऊँ कि पहला मूव क्या होना चाहिए और आपका एक रोड मैप क्या होना चाहिए। आप अभी 12th पास आउट हुए, एक एग्जाम जो भी आपने यूपीएससी का सोचा है यूपीएससी रख लो, बीपीएससी या पीसीएस का सोचा है पीसीएस रख लो, एसएससी का सोचा है एसएससी रख लो, ठीक है। अब सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, देखो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं ना, देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों का कि वो सिलेबस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझे कि कितना मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या है, पिछले कितने सालों में ये ट्रेंड चेंज हुआ है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कर लिया। दूसरा स्टेप ये देखो, स्किप नहीं करना है, पहला स्टेप आपने किया। अभी पहला स्टेप के लिए बच्चा जाता है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके सिलेबस देखेगा, बहुत अच्छी बात है, देखो यूट्यूब पे सिलेबस। लेकिन उसके साथ एक काम करो, आयोग का ना अपना नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि वो 70-80 पेज का होता है ना, तो बच्चों के लिए भारी हो जाता है पढ़ना। यूट्यूब पे जाके आधे घंटे में पढ़ के आ जाते हैं। ये 70-80 पेज में ना नोटिफिकेशन, उसको ध्यान से पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने जो सिलेबस बता रखा है ना उसको ध्यान से पढ़ो। वही तुम्हारा रामबाण है, वही तुम्हारा सब कुछ। पहला स्टेप सिलेबस। दूसरा स्टेप होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करें। कितने साल की? कम से कम 3 साल की, कामचोर है तो और ठीक ठाक मेहनती है तो 5 साल तो एटलीस्ट, ठीक है। इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है कि एक एक क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को रीड करो, आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। ये समझ में आ जाएगा तुम्हारी अगर बेसिक स्कूलिंग ठीक है तो, ठीक ठाक भी है ना तब भी समझ में आ जाएगा भाई। अगर महात्मा गांधी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं आया, अगर महात्मा गांधी का नाम भी आ गया तो हमें ये समझ में आ गया कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ से आया, महात्मा गांधी से। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हड़प्पा अगर आ रहा है ना नाम, सिर्फ नाम ही, पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे पीछे नहीं पता, हड़प्पा वर्ड आया, दैट मीन कि एंशिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे क्वेश्चन में आगे पीछे क्या पूछा नहीं पता, अनुच्छेद वर्ड भी आ गया ना तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको वही चीजें हैं, पूरा क्वेश्चन रीड तो आप करो, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में आए। बहुत बिगनिंग में, बहुत स्टार्टिंग में पहले ये समझो कि टॉपिक्स कहाँ कहाँ से पूछते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स यही है, हड़प्पा आ गया, महात्मा गांधी आ गया, अनुच्छेद आ गया, तो इन सब ये टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको समझ में आ गया इन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। तब तीसरा आप आते हो एनसीईआरटी की किताबों पे, क्योंकि भारत की स्कूलिंग, बहुत गर्व से हम क्लेम कर सकते हैं कि भारत की स्कूलिंग इतनी लेवल की नहीं है कि हम क्लास छठे से और 12वीं तक, और आप भी इतने धुरंधर नहीं कि छठे से 12वीं तक की चीजें आपको याद है, तो उसके लिए हम जाते हैं बेटा एनसीईआरटी पे। और जब एनसीईआरटी पे जाते हैं ना, फीस बन जाए। तो एनसीईआरटी पे जाओगे, एनसीईआरटी ये कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कहाँ से उठाओगे? 6th क्लास के एनसीईआरटी पहले जाओ मार्केट से खरीद लो, और हम तो कहते हैं खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फ्री में है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसमें नोट्स उसके बनाना शुरू। नोट्स बनाने नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, जो मन में आ रहा है लग रहा है कि ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है लिख लो, ठीक है। हम एक एक वीडियो अलग अलग लाएंगे जिसमें बताएंगे नोट्स और सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उस पीडीएफ को पढ़ो, कम से कम 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ा, फिर 7th पे जाओ सारे सब्जेक्ट पढ़ो, 8th पे जाओ सारे सब्जेक्ट पढ़ो, इवन मैथ्स भी, मैथ्स को भी लेके चलना है। 9th पे जाओ सारे सब्जेक्ट पढ़ो, 10th पे जाओ सारे, फिर 11 और 12। 11 और 12 की थोड़ी सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है कुछ सब्जेक्ट का, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनके सेलेक्टिव स्टडी करने होते हैं। बाकी पॉलिटी हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये 6, 7, 8, 9, 10 तो कम से कम मस्ट है, ये एनसीईआरटी पढ़ो एक 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 बार। ये टोटल ना लगभग आई थिंक 48 बुक्स आती है, 45 to 48 बुक्स आते हैं। ये 40 से 50 किताबें जो आपको पढ़ने में ना ज्यादा से ज्यादा लगेगा 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने। अगर आप डेली 4 घंटे का भी रूटीन बनाते हो ना, 6 क्लास से स्टार्ट करते हो, दो दो सब्जेक्ट को एक दिन में लेके चलते हो, कि सुबह हम 2 घंटे बैठेंगे और मान लो पॉलिटी से स्टार्ट किया तो सुबह पॉलिटी पढ़ लेंगे, शाम को जो है 2 घंटे जो है हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे। सिर्फ ऐसा रूटीन बना के चलोगे तो 10 दिन में ये खत्म करिए, 20 दिन में ये खत्म करिए, दो दो मंथ बहुत है, ठीक है। हमें इतना ही लगा, पता नहीं तुम कितने कैपेबल हो, तुम्हारी रीडिंग कैपेसिटी कैसी है। तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी इसमें, है ना। अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, एनसीईआरटी किताबें पढ़े हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा बेस्ट हो जाएगा यहाँ। तो सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक किताब पढ़ने से ही आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आता है एनसीईआरटी। फिर फोर्थ स्टेप आता है कि अगर आप कैपेबल हैं
तो या तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें जाके, फोर्थ स्टेप है कोचिंग सेंटर, या तो स्टैंडर्ड बुक विथ मेंटरशिप आप खुद से तैयारी करना शुरू करें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कोई पैसे मतलब 0 रुपया खर्च करने की जरूरत है, जीरो, मैं कह रहा हूँ ना, 1 रुपया की भी कॉस्टिंग नहीं आएगी। आप अगर तैयारी करते हो तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे मेंटरशिप में, मेरी टीम के मेंटरशिप में आप करते हो, 1 रुपया का खर्च नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जो भी हमारे मेंटरशिप के सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको मैं 1 रुपया खर्च नहीं आने दूंगा। तुम फ्री में पढ़ोगे, तुम बस मेहनत करने के लिए डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के, जो मिला के चलना है मिला के चलो और आगे बढ़ना है। और मतलब क्वालिफाई करना है एग्जाम, मैं करवाऊंगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं क्वालिफाई करवाऊंगा अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर डिसिप्लिन होके चलते हो तो। कॉस्ट इफेक्टिव स्टडी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, क्योंकि देश का बहुत बड़ी आबादी है जो एजुकेशन से आज भी पीछे है, और सबसे बड़ा कारण है फाइनेंस, पैसा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूँ, पीडब्ल्यू है, ठीक ठाक काम कर रही है इस क्षेत्र में कि कम पैसे में बच्चों को नीट आईआईटी की तैयारी करवा रही है। आपके खान सर हैं हमारे, खान सर भी बहुत अच्छा है, उनका कहना भी है कि बच्चे के हाथ में कुछ होना हो किताब जरूर होगा, ऐसा मतलब ऐसा करके उनका कोई लाइन था, बहुत फेमस था। वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसा करते हैं, ऑनलाइन स्टडीज में अच्छा कर रहे हैं। तो देखो, फिर भी वो नंबर्स कम है, देश की आबादी इतनी बड़ी है ना, कभी बहुत लोगों को जुड़ना होगा हमारे आपके जैसे। आप अगर पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, आप अपने मोहल्ले के 2-4 बच्चों को प्लीज गाइड करें, मेंटर करें, है ना, ताकि वो 2-4 बच्चा ना एक अच्छा परफॉर्म कर सके, एक अच्छा मतलब अच्छा कर सके अपने फील्ड में। तो ये चीजें करो। अब ना ये चीजें पद्धति खत्म होगी, पहले गांव में चलता था यार, पहले मैंने उस तरीके से पढ़ाई की है कि गांव में कोई सीनियर है, कोई काका चाचा हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, तो सारे बच्चों को, मोहल्ले के सारे बच्चों को वही पढ़ाते थे और उनका पूरा भौकाल होता था, बच्चे डरते भी थे। नहीं है वैसा माहौल, अब बच्चों का मतलब है कि हमें कोचिंग जाना है ना। तो कोचिंग की गुट्टी क्या पीनी है यार, कोचिंग में जा करके, कोचिंग में वो जो अपने हार्मोन को शांत करने के लिए भी वो खींच के तुमको कोचिंग लेके चला जा रहा है। मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोचिंग खराब अभी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोचिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया फोर्थ स्टेप होता है या तो कोचिंग जाओ, या तो मेंटरशिप के साथ आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है ना, ये स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये जो 1, 2 और 3 स्टेप था ना, इसको सीधा स्किप करते हैं आंख बंद करके और सीधा कूद जाते हैं पापा का पैसा लेके कोचिंग में। जैसे ही पापा का पैसा लेके कोचिंग में कूदते हैं, उनको लगता है हो गया, अब तो हमारी फोटो कोचिंग वाले के होर्डिंग पे छपेगी, है ना, कि हम ले आए रैंकर। अब वो कोचिंग तो करेगा, साथ साथ टॉपर्स के ज्ञान सुनने शुरू कर देगा, मोटिवेशनल रील देखना शुरू कर देगा। और ये मोटिवेशन का घुट्टी और मोटिवेशन का ड्रग लेते लेते इतना नशेड़ी हो जाते हैं ना मोटिवेशन का, कि फिर उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती ठीक ठाक से और फिर रैंक नहीं आ पाता है। और वही मैंने बोला ना, क्योंकि सच्चाई है, 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बस एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 99 तो घर आएंगे ही लौट के, और फिर घर वही मुंह लटका के लौट के आएंगे। कुछ बच्चे का ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन है तो बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, तो यही सारी सच्चाई है। तो मेरा मकसद यही था कि भाई सेल्फ स्टडी से तुम तैयारी कर सकते हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करूंगा ये बता रहा हूँ। अभी मैं ना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ, आई थिंक अक्टूबर से। अभी उसकी बैकएंड में तैयारी चल रही है, हमारी टीम उसमें तैयारी कर रही है, हम लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं कि एक प्रॉपर कैसे रोड मैप हम तैयार करें, एक ऐसा एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे बच्चे फ्री में, विदाउट एनी कंफ्यूजन, एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट में तैयारी अपने घर से कर सके। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, कैसे 1 बाय 1 इससे हर एक तबके का बच्चा हेल्प उठा सके, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, पढ़ने में बहुत कमजोर हो, ये उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी फ्री में क्लासेस देने की, तो मैं फ्री में क्लासेस भी दूंगा, है ना। अभी हमारा एक बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम का एक खास बात है ना कि मेहनती बच्चे हैं उसमें, है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं 8-10 बच्चे जिनसे मैं इंप्रेस रहता हूँ, बहुत मेहनती है, रात को 2-2 बजे। और यहाँ पे अब मेरा रोल आता है कि अगर बच्चे 2 बजे तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए 2 बजे भी अवेलेबल हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि चौबीसों घंटा में अगर 2 बजे रात को भी तुम्हारे लिए अगर कोई डाउट आ रहा है ना बेटा, हमको फोन करना, मैसेज कर देना, डायरेक्ट फोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए जगह हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं यहाँ जगह हूँ कि तुम्हें अगर जरूरत पड़ता है, मैं आपके लिए एक कह सकते हो बड़ा भाई की तरह मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तुम बस बोलो, मैं तैयार हूँ, कैसे गाइड करना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से समझना है, किस टीचर से समझना है, हम सब बताएंगे, है ना। वो सारी कुछ बताएंगे कि ना मुझे पता है कि इंसान कैसे फेल होता है, एक टाइम पे मैं भी फेल्ड इंसान ही रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से इसको एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, तभी मुझे पता है कि 100 में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होता है और 99 घर आते हैं, इस 99 के भीड़ का ही मैं एक हिस्सा हूँ। तो मुझे पता है कि इस 99 भीड़ का
क्या मेंटेलिटी है, और साथ में एक सोने पे सुहागा ये हो गया कि इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। 4-5 सालों में लगभग 3-4 हजार बच्चों को मैंने इस मैदान में उतरते देखा है, अपने आंखों से इंडिविजुअली देखा है, उनको गाइड किया है। 3-4 हजार बच्चों में से 100-200 बच्चों को सिलेक्शन लेते हुए देखा, और बाकी 3-4 हजार बच्चों में से बाकी हजारों बच्चों को घर जाते वापस भी देखा है और देख रहा हूँ, इसलिए सच्चाई पता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम बस ये कहो कि हम डिसिप्लिन होकर साथ देंगे। आपको बस एक काम करना है, मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, 91 42 73 32 78। ठीक है, इस नंबर पे ना पहले व्हाट्सअप कर लेना, डायरेक्ट कॉल करोगे शायद मैं रिसीव ना कर पाऊँ, पहले व्हाट्सअप करना अपना नाम, ठीक है, किस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, अपना सिटी कहाँ से बिलोंग करते हो। फिर मैं ना टाइम निकाल के आपको कॉल करूंगा, आपका पूरा एनालिसिस करूंगा, उसके बेस पे आपको पूरा रोड मैप बना के दूंगा और चीजें चलेंगी। ठीक है, नहीं अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन अब भी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से हम लोग शुरू करेंगे इस चीज को, बहुत अच्छे ढंग से शुरू करेंगे। होप कि बहुत अच्छे बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिले, रिजल्ट देने का मौका मिले उनसे बच्चों को घर पे बैठ के, है ना। तो एक चीजें होंगी कि हाँ, बच्चे ट्रस्ट करते हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। भैया मेरे ना आज है ना, मैं चाहूंगा कि मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हों, ताकि मैं उस भीड़ में खो जाऊं, मुझे नहीं खोना है। मैं आज भी मेरे मेंटरशिप के बच्चे जो है ना, तुम जा करके कभी भी मौका मिलेगा तो उन बच्चों से पूछना, और उन बच्चों से मैं मिलूंगा, मिलवाऊंगा जब रिजल्ट उनका होता है। उसके बाद रिजल्ट होने के बाद कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा, मैं ना खुल के उन्हें बोलता हूँ। मैं जब ग्रुप में वीडियो बना के उनके लिए भेजता हूँ ना, जो गाइडेंस के लिए उन्हें वीडियो भेजता हूँ, मैं प्राइवेट वीडियो भेजता हूँ। प्राइवेट वीडियो भेजने का मेरा दो कारण है। पहला कारण ये है कि मैं अभी कहीं से एसोसिएटेड भी हूँ, तो मैं यूट्यूब पे ओपनली नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, दूसरा इशूज क्या होता है कि प्राइवेट वीडियोस भेजने का मतलब ये है कि मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे बस वो अगर 6 बच्चे अगर है ना सीरियस, मैं बस उस 6 बच्चों के लिए काम करूँ, इन पे मेहनत करूँ। मुझे नहीं 6 हजार बच्चों पे मेहनत करना है और पता चला 6 रिजल्ट ले आए, और 6 हजार में 6 रिजल्ट लाए, और 6 हजार में बाकियों को घर भिजवा दिए वापस, और कलेजा पिट रहे हैं देखो हम रिजल्ट लाए। ये मेरा फेलियर है। हम 6 बच्चों में सक्सीड तो कर गए, लेकिन इतने बहुत बड़े एक ह्यूज नंबर पे हम फेल भी तो हुए हैं। बच्चों की फेलियर मेरी ही तो फेलियर है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं पीडब्ल्यू के जो अलग पांडे सर है उनका मैं सुन रहा था कि उनकी माँ कहती है कि वैसे बच्चों को पढ़ाओ जो बच्चे ना अ, पढ़ने में तेज नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाते हो तब तुम एक सफल टीचर हो। मैं उनका अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू है नीलेश मिश्रा सर का, स्लो स्लो करके इंटरव्यू करके उनका एक आता है वीडियो, उस पर उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने कहा है उनकी माँ कहती है कि वैसे बच्चों को पढ़ाना ही एक सफल टीचर का मतलब सिंबल है, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, पढ़ने वाले को तो कोई भी पढ़ा लेगा। तो वही चीजें हैं कि अगर बच्चा फेल कर रहा है तो वो मेरी फेलियर है ना साहब, वो एक टीचर की फेलियर है। तो कोई कोचिंग एक्सेप्ट नहीं करता, कोई कोचिंग लगाएगा। देखियो आज तक किसी कोचिंग का ये होर्डिंग कि हाँ भैया मेरे से जो है ना इस बार, जैसे मान लो यूपीएससी का रिजल्ट आता है, लगाते हैं ना कोचिंग वाला 300+ रिजल्ट्स, है ना। इसके नीचे ये भी लगा देना कि हमने 10 हजार बच्चों को पढ़ाया भी तो है, इस 10 हजार में 300 को बस सेलेक्ट करो, बाकी जो है ना वो वापस अपने घर गए हैं साहब, है ना। बोरिया में समेट के जैसे आए थे, वैसे ही 10-20 लाख रुपए खर्च करके वापस घर गए हैं। ये हारे हुए बच्चों का क्या लिस्ट में वो अपना नाम देते हैं? नहीं ना देते हैं, देंगे भी नहीं, क्योंकि वो फेलियर का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कोचिंग, दे आर बिजनेसमैन, है ना। उनको रन करने वाले बिजनेसमैन। स्टिल कोचिंग इज नॉट बैड, मैं फिर से कहूँगा कोचिंग बैड नहीं है, अच्छी चीजें हैं। कैपेबल हो जाओ, लेकिन मुझे वो ऐसे बच्चों के लिए काम करना है जो कैपेबल नहीं है। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें करनी थी। आई थिंक 1 बज रहा है रात का, तो मिलते हैं नए वीडियो में, और धीरे धीरे मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। जुड़ो हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो, कम बच्चे जुड़ो, वही बच्चे जुड़ो जो पढ़ना चाहते हो, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। ये वीडियो अगर देख रहे हैं आप, अगर पेरेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वैसे बच्चों को शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस के बच्चों को शेयर कीजिए, अपने मोहल्ले गांव के बच्चों को शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे और शायद मैं उनके काम आ सकूं, और वैसे बच्चों के लिए मैं कह सकता हूँ अंधेरे में दीपक के समान रोशन कर सकूं, है ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, यही कहूंगा। गुड नाइट। आई थिंक गुड मॉर्निंग हो गया, अब 2 बजने वाले, 1:30 बज गए। चलो।